हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल हरदोई रश्मि ब्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 162। इससे पहले इस कहानी के 161 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब तक आप सबने पढ़ा था वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, शायद संध्या की जवानी के टाइम की होगी। रुद्र को लगा कि शायद उसकी माँ का भी कोई पास्ट था जो कि शायद उसके पापा को अभी तक नहीं पता है। और तभी बलवंत राय ने रुद्र को एक और मैसेज भेजा जिसमें लिखा हुआ था, रुद्राक्ष प्रताप सिंह, तुम्हें पता भी है तुम्हारी माँ चरित्रहीन थी। तुम्हारी माँ चरित्रहीन थी अपने टाइम पर। ये बात आज तक किसी को भी नहीं पता है, लेकिन अब पता चलेगी। अब देखते हैं आगे। रुद्र की पकड़ अपने मोबाइल पर एकदम से कस गई थी। बलवंत राय ने दूसरा मैसेज फिर से भेजा, यकीन नहीं आता है तो अपनी माँ को ये फ़ोटो दिखाओ और पूछो कि कौन है ये आदमी, किसके साथ है तुम्हारी माँ, और क्यों तुम्हारे पापा को छोड़कर इस दूसरे मर्द के साथ इतना ज़्यादा चिपक रही। आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारी माँ का इस आदमी से? पूछो अपनी माँ से। तुम्हारी माँ के पास जवाब नहीं होगा इस बात का, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारे पापा से शादी करने से पहले तुम्हारी माँ के बहुत सारे अफेयर्स थे, और उनमें से एक अफेयर्स ये भी था। सच में तुम एक ऐसी औरत के बेटे हो जो सच में बहुत ही ज़्यादा चरित्रहीन है। रुद्र की सांसें तो एकदम से लंबी लंबी होने लगी थी। उसने भी अपने फ़ोन दीवार पर जोर से पटक कर मार दिया और उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। बलवंत राय ने भी उसके दिमाग में बहुत सारा जहर घोल दिया था। रुद्र की ऐसी हालत थी कि वो किसी को बता भी नहीं पा रहा था और खुद कुछ कर भी नहीं पा रहा था। उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसकी माँ ऐसी है, लेकिन वो फ़ोटो रुद्र ने कई बार एकदम से लंब करके जूम कर करके देख ली थी, और फिर वो फ़ोटो ओरिजिनल ही थी। उसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं की गई थी। तो फिर उसकी माँ उस आदमी के साथ कैसे? ना जाने कितनी ही बातें रुद्र को इतनी ज़्यादा परेशान कर रही थी। और फिर आखिरकार रुद्र को रात के 3 बजे खुद को संभालता हुआ वापस से अपने कमरे के अंदर आ गया। उसने देखा तो किट्टू अभी भी बालकनी में रोते रोते सो गई थी। रुद्र का दिल अब और भी ज़्यादा दुखने लगा था। रुद्र की अपने दर्द को अपने तक रखने की आदत से उसे कई बार बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करती थी, लेकिन रुद्र फिर भी नहीं मानता था। वो किसी को भी अपनी बातें नहीं बताता था। वो किसी से भी कुछ भी नहीं बता पा रहा था, और ना ही वो इस गुत्थी को सुलझा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं बलवंत राय ने उसकी माँ की फ़ोटोग्राफ्स का गलत फ़ायदा उठाया तो फिर पूरी फैमिली बिखर जाएगी और उसकी माँ और उसके पापा भी अलग हो जाएंगे, और वो अपना हंसता खेलता परिवार टूटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। एक तरफ किट्टू थी जिसका किसी से भी कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई भी लेना देना नहीं था, मगर फिर भी वो इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा पिस रही थी। रुद्र भी किट्टू के पास आ गया और फिर उसने किट्टू को पिछली बार की तरह ही बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाया, लेकिन इस बार किट्टू को होश नहीं था। रुद्र ने किट्टू को आराम से बेड पर लेटा दिया और फिर धीरे से बुदबुदाया, चली क्यों नहीं जाती हो तुम? जाओगी तभी तो मैं मजबूत बनूंगा ना। तुम्हारे रहते मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो मुझे हर थोड़ी देर में धमकी देता है कि वो तुम्हें मार देगा। वो चाहता है कि तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं तुम्हें मरता हुआ अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता हूँ। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? कैसे? क्यों नहीं जाती हो तुम? ये कहते हुए रुद्र ने भी बहुत ही प्यार से किट्टू के बालों में अपना हाथ फेरा, उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर सोफे पे जाकर खुद लेट जाता है। गुजरते हुए हर एक पल में रुद्र की हालत खराब होती जा रही थी। वो आंखों को बंद करता तो उसे संध्या के साथ वो आदमी दिखाई देता, आंखें खोलता तो उसे किट्टू दिखाई देती, जो बिना बात इस बदले की आग में जल रही थी, जिसका कुछ भी कसूर नहीं था, मगर फिर भी सबसे ज्यादा नुकसान उसी का ही होना था। न जाने क्यों रात के किस पहर में रुद्र सोचते सोचते सो जाता है। अगली सुबह ढोल बजने की आवाज़ से रुद्र की आंखें खुलती हैं। उसने बेड की तरफ देखा जहां पर किट्टू नहीं थी। उसकी नज़र सीधा घड़ी पर जाती है तो दोपहर के 2 बजे का समय हो रहा था। रुद्र भी एकदम से उठकर बैठ जाता है। इतनी देर तक तो वो कभी भी नहीं सोया था। वो भी अब सोफे पर से उठता है और सीधा बालकनी की तरफ चला गया। उसने गार्डन में देखा जहाँ पर अभी निहाल की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। इस वक्त सभी के चेहरे पर बड़ी सी खुशी थी और बहुत ही ज़्यादा सब हंस नाच रहे थे। आज उसकी बारात जो निकलने वाली थी वो वापस से अपने कमरे में आया और फिर बेड की तरफ देखता है जहाँ पर अभी उसके कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे। जब वो अभी कपड़ों के पास आया तो उसने देखा कि वहाँ पर एक लेटर भी रखा था। वो लेटर किसी और ने नहीं, किट्टू ने लिखा था। रुद्र उस लेटर की तरफ
लिख रहा था जिसे किट्टू ने अभी लिखकर उसके कपड़ों के पास में ही रखा था। रुद्र की हिम्मत अब उस लेटर को पढ़ने की भी नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। वो जानता था कि वो सिर्फ एक लेटर नहीं है, किट्टू ने उसमें अपना दर्द लिखा होगा। और फिर रुद्र, जो कि किट्टू के दर्द को देख भी नहीं सकता था, रुद्र ने भी थोड़ा सा हिम्मत किया और फिर लेटर को खोला और देखा। उसमें लिखा हुआ था कि सर, मुझे आपको प्यार करने में बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एहसास होता था कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप बहुत ज़्यादा अमीर हो, मैं आपके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आपने इतना ज़्यादा प्यार किया मुझे कि ना चाहते हुए भी मुझे आपसे प्यार हो गया था। अब आपको छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख। इतना दर्द है जिसे मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। आपको याद है जब मैंने पहली बार आपको और माहिरा को एक साथ आपके कैबिन में देखा था, उस दिन मैंने आपकी गोद में बैठकर क्या कहा था कि अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मैं किसी भी लड़के से अफेयर कर लूँगी। वो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था आपसे, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मुझे मनाओ और फिर आइंदा से कभी भी किसी भी लड़की के साथ ना दिखो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से किसी और को प्यार कर सकूं। वैसे भी कल रात आपने मुझे मेरी औकात याद दिला ही दी थी, और अब मैं अपनी औकात हमेशा याद रखूंगी, कभी भी आपकी कही हुई बातों को नहीं भूलूंगी। हमेशा अपने आप को और अपनी औकात को याद रखूंगी। वैसे तो औकात मुझे मेरी हमेशा से याद थी, आपने ही मुझे बिगाड़ दिया था और अब आपने ही एक ही झटके में मुझे ज़मीन पर पटक दिया है। मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है सर। आप यही चाहते हो ना कि मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं? तो ठीक है, मैं भी खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। आप माहिरा के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकते हैं। आप नहीं जानते हैं मेरे दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। एक बार तो मेरा मन हुआ था कि मैं आपसे कह दूं कि आप माहिरा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह सकते हैं, लेकिन मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर मुझे लगा था कि क्या मैं सच में इतनी ज़्यादा गिरी हुई लड़की हूँ कि मैं अपने ही पति का अफेयर बर्दाश्त करूँगी और अपने ही आंखों के सामने किसी दूसरी लड़की को आपके साथ देखूँगी। इसीलिए सोचा था कि मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए और यही बेहतर होगा हम दोनों के लिए। आप मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे लिए। मैं सारी ज़िंदगी भी अपने पापा को ढूंढती तो शायद वो कभी भी नहीं मिलते मुझे, लेकिन आपने मुझे मेरे पापा को ढूंढ कर दे दिया है, मेरी माँ का इलाज करवाया है। मेरे मम्मी पापा आज साथ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी है। बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर शुभ भैया और दिशा की शादी हो जाए तो फिर उस शादी को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना आप, क्योंकि शुभ दिशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उम्मीद करती हूँ कि आप ये आखिरी विश तो मेरी ज़रूर पूरी करेंगे। आप दिशा और शुभ की शादी आराम से करने देंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। आज निहाल और नव्या की शादी है, बस आज के लिए मुझे और बर्दाश्त कर लीजिए। कल से मैं आपको प्रताप हाउस में नहीं दिखूंगी। किट्टू का लेटर पढ़कर रुद्र की आंखों में एकदम से पानी आ गया था और दिल में एकदम से दर्द उठ पड़ा था। उसने भी लेटर को बंद कर दिया और फिर जेब में रख लिया। कुछ देर तक तो रुद्र खुद को संभालने की कोशिश करता रहता है और फिर उसने भी अपने कपड़ों को उठाया और सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर के बाद वो भी नहा धोकर फ्रेश होकर बाहर आ जाता है और फिर सीढ़ियों से होता हुआ सीधा नीचे की तरफ जाने लगा, जहां पर अभी निहाल की घुड़चढ़ी की तैयारियां हो रही थी। उसकी नज़र किट्टू को ढूंढ रही थी, मगर किट्टू से कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। अब तो रुद्र को सच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही थी अंदर ही अंदर। रुद्र खुद को कैसे संभाल रहा था ये तो बस वही जानता था। उसे फिलहाल के लिए जो सही लग रहा था वो कर रहा था, और उसकी नज़र में किट्टू का यहाँ पर से जाना ही ठीक था, क्योंकि वो किट्टू को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था। रुद्र थोड़ी देर तक तो किट्टू को ढूंढता रहता है और फिर वो गार्डन में आ गया था, जहाँ पर निहाल अभी घोड़ी पर बैठ चुका था। सब निहाल की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थे। नील, अवनी और शुभ तीनों ही डांस कर रहे थे। शोभित और शिखा ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया था, वो लोग भी उनके साथ डांस कर रहे थे। और धीरे धीरे अब बारात आगे चलने लगी थी, लेकिन रुद्र को अभी तक किट्टू कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। उसने भी थोड़ा सा हिम्मत करते हुए संध्या की तरफ देखा और पूछा कि माँ, किट्टू कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पर नहीं है क्या? संध्या ने भी इधर उधर अपनी नज़रें घुमाई और बोली कि अभी तो यहीं पर थी। उसके बाल थोड़े से खुल गए थे ना, तो कह रही थी कि माँ, मैं अभी बाल बांध कर आती हूँ, हो सकता है कि मेरे कमरे में हो। वो बाल बांधने गई थी, या जाकर वहाँ से ही बुला ला उसे। बोल देना कि बस अब बारात लेकर चल ही रहे, जल्दी से आ जाओ।
रुद्र ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वापस से घर के अंदर चला गया। वो सीधा संजय और संध्या के कमरे में गया, जहाँ पर किट्टू आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवार रही थी। किट्टू के लंबे खुले बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, एकदम से सिल्की। उसने आज ऑफ वाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी थी। किट्टू ने मिरर के अंदर रुद्र को देखा। रुद्र ने भी सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था और सिर पर बांधनी पगड़ी बांधी हुई थी। किट्टू ने रुद्र को पहली बार ऐसे देखा था। रुद्र ने हिम्मत करते हुए कहा कि किट्टू, तुम्हें माँ बुला रही है। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से जाने लगा। उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया था कि तभी किट्टू ने पीछे से आकर उसे अपने गले लगा लिया। रुद्र के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, तो वहीं किट्टू सुबक कर रो रही थी। रुद्र से कुछ भी कहते हुए नहीं बन रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी किट्टू हर बार रुद्र के करीब आने की कोशिश करती है। रुद्र अभी कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही किट्टू बोलती है कि बस थोड़ी देर, फिर नहीं रहूंगी आपकी ज़िंदगी में, चली जाऊंगी। यही चाहते हैं ना आप कि मैं चली जाऊं आपकी ज़िंदगी से, तो चली जाऊंगी। पर इसमें इतना कड़वा बोलने की ज़रूरत नहीं थी, इतना बेइज्जत करने की भी ज़रूरत नहीं थी। आप लाख कोशिश कर लो, लेकिन मेरे मन से आप कभी भी नहीं उतरोगे, कभी भी नहीं। मैं कभी भी आपसे नाराज़ नहीं रह पाऊंगी, कभी भी आपसे दूर भी नहीं रह पाऊंगी। रुद्र ने भी हल्का सा पलट कर किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू रुद्र के सीने से जा लगती है। किट्टू ने रुद्र को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि जैसे अब कभी भी नहीं छोड़ेगी। किट्टू ने भी सुबकते हुए कहा कि मुझे पता है कि आप मुझे डाइवोर्स चाहते हो, मैं दे दूंगी आपको डाइवोर्स, नहीं रहूंगी इस घर में, लेकिन एक आखिरी बार गले तो लगा सकते हो ना आप मुझे। किट्टू भी रोते रोते अब रुद्र के सीने से चिपक जाती है। रुद्र का दिल तो जोरों से धड़क रहा था और कहीं ना कहीं किट्टू भी रुद्र की बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस कर पा रहा था। लेकिन अब किट्टू ने रुद्र से कुछ भी नहीं कहा था, बस चुपचाप से उसके गले लगी रहती है। किट्टू जब जब रुद्र से बात करती थी, रुद्र उस पर हमेशा गुस्से से चिल्लाने लग जाता था, लेकिन आज रुद्र की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो किट्टू पर जोर से चिल्ला सके। कुछ देर तक तो किट्टू ऐसे ही रुद्र के सीने से लगी रहती है और फिर थोड़ा सा दूर हो जाती है। रुद्र किट्टू की तरफ ही देख रहा था। किट्टू का उदास सा चेहरा रुद्र को बहुत ज़्यादा बेचैन करने के लिए काफ़ी था। किट्टू ने भी जल्दी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछा और बोली कि मैंने आपको आज़ाद कर दिया है, आज से डाइवोर्स पेपर बनवा कर भिजवा दीजिएगा मुझे, मैं साइन कर दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तो वहीं रुद्र भी लंबी लंबी सांसें लेने लगा था, जैसे उसकी जान अब उसके सीने से निकल रही हो। अगले आधे घंटे में किट्टू अपना सर दर्द भूल कर सीधा निहाल की बारात में नाचने लगती है। रुद्र बस किट्टू की तरफ ही देख रहा था। तभी शुभ ने रुद्र का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा कि भाई, जानता हूँ कि आपको डांस करना नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हो ना, कम से कम हाथ तो हिला ही सकते हो। रुद्र भी अपने भाइयों की खुशी के लिए किट्टू के साथ आकर थोड़ा थोड़ा सा डांस करने लगा था। किट्टू बिल्कुल ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसके और रुद्र के बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। रुद्र ही था जो अपने दर्द को अपने तक ही रखता था, लेकिन किट्टू भी वैसी ही थी। रुद्र हल्का हल्का सा नाच रहा था कि तभी उसने सड़क के उस पार एक गाड़ी देखी जिसमें एक शूटर बैठा हुआ था, किट्टू को निशाना लगा रहा था। ये देखकर तो रुद्र की आंखें हैरानी से फैल गई थी। रुद्र भी तुरंत ही किट्टू की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लेता है और फिर गोली सीधा रुद्र के बाजू पर लगती है। साइलेंट रिवॉल्वर होने की वजह से और बारात में इतना ज़्यादा शोर होने की वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि रुद्र को गोली लग गई है। तो वहीं किट्टू हैरानी से रुद्र की तरफ देख रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि रुद्र ने अचानक से उसे अपनी तरफ खींचकर क्यों घुमाया। रुद्र भी किट्टू को वहीं पर छोड़कर बारात में सबसे पीछे चला गया था। गोली उसके हाथ से छूकर बस गुजरी हुई थी। वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था, मगर फिर भी वो अपनी गाड़ी तक आ गया और फिर अंदर आकर बैठ गया। उसने जल्दी से अपना कोट निकाल कर बैक सीट पर फेंका और फिर फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर खुद ही अपनी चोट पर दवाई लगाने लगता है। उसने भी अपनी बाजू पर पट्टी बांधी और फिर बैक सीट से अपना कोट उठाया, लेकिन अब उस कोट में बहुत सारा सुराख हो चुका था। रुद्र को समझ पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है। रुद्र ने अपना फ़ोन देखा और उसे रिसीव किया और बोला कि डाइवोर्स दे दिया है मैंने किट्टू को, अब किट्टू से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, किट्टू को बख्श दो प्लीज़। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, किट्टू तो निशाना थी ही नहीं, निशाना तो निहाल था, पर तुमने तो किट्टू को बचा लिया। जरा सोचो, अगर मैं अभी निहाल को मार दूं तो। रुद्र ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि एक बात याद रखना बलवंत राय, सारे दिन एक से नहीं रहते हैं। आज तुम्हारा टाइम चल रहा है तो कल मेरा भी चलेगा, और जब मेरा टाइम आएगा ना तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बलवंत राय ने हंसते हुए कहा कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह, तुम्हें पता है ना, तुम बिल्कुल अपने पापा पर गए हो। रुद्र की भौहें एकदम से तन गई थी। दूसरी तरफ से बलवंत राय ने फिर से कहा कि जाकर पूछो अपनी
माँ से कि तुम किसके बेटे हो, क्या तुम सच में संजय के बेटे हो या फिर तुम्हारी माँ संजय से पहले ही किसी और के साथ। बलवंत राय ने इतना ही कहा था कि तभी रुद्र ने गुस्से में फ़ोन को कट कर दिया। जब बलवंत राय रुद्र को फ़ोन करता था वो उसकी माँ को घुमा फिरा कर गाली ही देता था, जो रुद्र से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। कुछ देर तक तो रुद्र ऐसे ही बैठा रहता है, फिर उसने भी खुद को आईने में देखा और बोला कि क्या हो गया है तुझे, क्या हो क्या गया है, ऐसे क्यों तू हार सकता है, ऐसे तो कभी नहीं हारता था तू, तो इसकी वजह से अपना और किट्टू का रिश्ता खराब कर रहा है, क्यों रुद्राक्ष क्यों, क्या तू इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि बलवंत राय को जवाब नहीं दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है तू उसे जवाब। उसने आंखें बंद की तो उसे संजय की बात एकदम से सुनाई देती है। जब रुद्र छोटा था तो संजय बोलता था कि तुम्हें पता है रुद्र, तुम मेरे समझदार बेटे हो, सबसे ज़्यादा समझदार, क्योंकि सब दिल से सोचते हैं और तुम दिमाग से सोचते हो, और जो इंसान दिमाग से सोचता है ना वो ज़िंदगी में कभी भी मात नहीं खाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिल से मत सोचो, लेकिन हाँ, दिमाग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर भी मत करो। दिमाग से चलोगे तो हर मुश्किल को पार कर जाओगे, कभी भी कोई मुसीबत तुम्हारे पास नहीं आएगी। रुद्र ने भी अपनी आंखों को खोला और फिर फ़ोन लेकर सबसे पहले किसी को कॉल किया, तो दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया और बोला कि कहिए कैसे याद किया आपने। रुद्र बोलता है कि ड्रैगन, निहाल की बारात है और मेरी फैमिली को खतरा है, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ कि मेरे भाई की शादी सही सलामत हो जाए और मेरा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आपने कह दिया तो समझो काम हो गया, निश्चिंत होकर अपने भाई की शादी अटेंड कीजिए आप, कुछ भी किसी को भी खतरा नहीं होगा, एक भी रिश्तेदार को कुछ भी नहीं होगा, ये वादा है ड्रैगन का आपसे। उसने भी गाड़ी स्टार्ट की और वापस से प्रताप हाउस की तरफ घुमा दी, क्योंकि उसे अपने कपड़े चेंज करने थे। थोड़ी ही देर के बाद वो कपड़े बदल कर वापस से बारात में शामिल हो गया था, लेकिन उसकी नज़रें तो अभी भी आसपास ही टिकी हुई थी, कहीं ना कहीं उसे डर तो अभी भी लग रहा था। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। जब तक ड्रैगन आकर सब कुछ संभाल नहीं लेता है तब तक तो रुद्र को बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहने वाली थी। आखिरकार रुद्र के पीछे से किसी लड़के ने धीरे से कहा कि सर मैं आ गया हूँ, डोंट वरी। रुद्र ने भी पलट कर देखा तो उसके सामने अभी 25 से 26 साल का एक 6 फुट का हैंडसम सा हट्टा कट्टा लड़का खड़ा हुआ था, जो कि रुद्र से शरीर में थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत और थोड़ा सा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखों पर काला चश्मा था, ये देखने से ही शूटर लग रहा था। उसके हाथ में इस वक्त गन थी। रुद्र ने भी गन देखी तो उस लड़के को आंखें दिखाते हुए कहा कि ड्रैगन इसे अंदर रखो अभी के अभी। ड्रैगन ने भी अब उसे अंदर रख लिया और बोला कि आप जाइए, आसपास मेरे ही लोग हैं, कुछ भी नहीं होगा। तभी रुद्र को आसपास कुछ और आदमी दिखाई देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा अब निश्चिंत हो गया था। और थोड़ी ही देर में बारात भी वेन्यू पर पहुंच गई थी। नव्या और निहाल दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे और इस वक्त दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रहे थे। दोनों के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल भी थी। निहाल की मुस्कुराहट तो बता ही रही थी कि उसे जो आज अपनी ज़िंदगी में चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। वैसे भी निहाल सारे ही भाइयों में सबसे ज़्यादा सीधा था और उसकी ज़्यादा डिमांड भी नहीं थी, बस उसे एक अच्छी सी लड़की चाहिए थी, जो कि उसे आज मिल गई थी, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था। पूरी फैमिली वहीं पर मौजूद थी और सब बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। बस थोड़ा बहुत शुभ का ही मूड खराब था। दिशा को शुभ और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा था अब, और अब तो शुभ ने भी दिशा से थोड़ी सी दूरी बना रखी थी। नरेन ने एक नज़र दिशा की तरफ देखा और फिर एक नज़र शुभ की तरफ घूर कर देखा, लेकिन फिलहाल के लिए उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं गुस्सा तो उसे भी बहुत ज़्यादा आ रहा था शुभ के ऊपर। तो वहीं रुद्र भी निश्चिंत होकर सोफे पर बैठा हुआ था और उसके पास किट्टू नहीं थी, जबकि नील अवनी के पास बैठा हुआ था और उससे मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। रुद्र की नज़र किट्टू को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उसे किट्टू कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। हर एक गुजरते पल में उसका दर्द एकदम से बढ़ता जा रहा था और उसके दिल की धड़कनें एकदम से धड़क रही थी। रुद्र ने कभी भी आगे देखा तो कभी पीछे देखा, लेकिन किट्टू उसे सच में कहीं पर भी नहीं दिखाई देती है। तभी रुद्र के पास आकर ड्रैगन बैठ गया और फिर ड्रैगन की पर्सनैलिटी एकदम से अलग नजर आती थी। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये रुद्र का दाहिना हाथ है। अपनी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छे से वो मेंटेन करके रखता था। ड्रैगन ने भी अब रुद्र की तरफ देखा और कहा कि क्या हुआ है, भाभी को ढूंढ रहे हैं क्या। रुद्र ने भी हल्की सी ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोला कि नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था। सब
अब ठीक तो है ना, किसी को कोई खतरा तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी को भी कोई खतरा हो। ड्रैगन बोलता है कि हालात अब मेरे हाथों में है, कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता है। आप बस हुक्म दीजिए क्या करना है और क्या नहीं, मैं सब कुछ कर दूंगा। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर भी उसकी नज़र अभी भी इधर उधर किट्टू को ही ढूंढने लगती है। ड्रैगन बोलता है कि किट्टू भाभी अपनी माँ के पास में बैठी हुई हैं। रुद्र ने अब सौम्या की ओर देखा तो उसे किट्टू का लहंगा थोड़ा सा दिखाई देता है। रुद्र को भी अब सौम्या तो पूरी दिखाई दे रही थी, लेकिन किट्टू सौम्या के थोड़ा सा पीछे बैठी हुई थी, इसीलिए रुद्र को वो नजर नहीं आ रही थी। रुद्र ने भी हल्की सी गर्दन घुमाकर ड्रैगन की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किट्टू को ढूंढ रहा हूँ। ड्रैगन बोलता है कि अरे सर, शादी नहीं की है तो क्या हुआ, बारात तो बहुत ज़्यादा की है ना, सबके दिल के हाल को पता रहता है मुझे। वैसे भी आपको आज से नहीं जानता हूँ मैं, बचपन से जानता हूँ, आपकी हर एक चीज़ पता है मुझे, समझता भी हूँ और महसूस भी करता हूँ, इसीलिए झट से पता चल जाता है आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। रुद्र भी हैरान होकर ड्रैगन की तरफ देख रहा था। ड्रैगन बोलता है कि अरे सर, ऐसे मत देखिए ना प्लीज़, कुछ कुछ होता है। रुद्र के चेहरे पर भी अब हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। जब से ड्रैगन आया था तब से वो थोड़ा सा अब निश्चिंत भी हो गया था, लेकिन अभी पूरी तरीके से उसकी टेंशन ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से जानता था कि ड्रैगन के होते हुए भी बलवंत राय कुछ ना कुछ तो कर ही देगा, क्योंकि सच में वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तभी दूसरी तरफ बलवंत राय अपने ऑफिस में एक बड़े से कांच के सामने खड़ा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके कानों में आवाज़ गूंजी, आपने कहा था ना कि आप मेरी शादी मिस्टर प्रताप से करेंगे, लेकिन आप अपनी बातों से मुकर गए हो। आप तो कहते हो ना कि मैं आपकी लाडली बहन हूँ, उसके बावजूद भी आपने मेरी शादी मिस्टर प्रताप से नहीं करी। क्यों क्यों नहीं करी भैया? तो फिर मेरे जीने का तो अब कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं ही अपने आप को ख़त्म कर लेती हूँ। ये सारी बातें याद करके बलवंत राय झटके से अपनी आंखों को खोलता है और फिर उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी। उसने फ़ोन निकाला और फिर अपने किसी आदमी को फ़ोन करके कहा कि निहाल को गोली मार दो अभी के अभी। तो वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर, नहीं मार सकते हैं, इनफैक्ट हमारा एक भी आदमी निहाल की शादी में मौजूद ही नहीं है। बलवंत राय ने कहा कि तुमसे एक काम दिया था करने के लिए, वो भी ढंग से नहीं हुआ ना, और तुम लोग मुझे बहाने बनाकर दिखा रहे हो, कितने ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हो तुम। उधर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, हम तो निहाल के उस वक्त गोली मार देते जब वो घोड़ी पर बैठा हुआ था, लेकिन निशाना थोड़ा सा छूट गया और गोली किट्टू को लगती और किट्टू को भी रुद्र ने बचा लिया था। पर आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही निहाल बाहर आएगा ना, हम उसे ज़रूर मार देंगे। बलवंत राय ने कुछ सोचकर कहा कि रहने दो, वैसे भी निहाल इन भाइयों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है और बहुत ज़्यादा सीधा है, उसे जिंदा भी छोड़ देंगे ना तो भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उसे रहने दो मारने को। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि सर, निहाल को कमज़ोर मत समझिए, इनफैक्ट संजय प्रताप सिंह का एक भी बेटा कमज़ोर नहीं है। बलवंत राय ने भी गुस्से में कहा कि मुझे मत सिखाओ कौन कमज़ोर है और कौन नहीं, समझे तुम? अपनी बकवास अपने पास ही रखो, तुम फिलहाल के लिए मेरे नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करो, तब तक कुछ भी मत करना। इतना कहकर बलवंत राय ने भी फ़ोन को कट कर दिया। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक औरत की फ़ोटो लगी हुई थी, मुश्किल से अभी वो 22 साल की होगी, दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। बलवंत ने भी उस फोटो को देखकर बोला कि गुड़िया, तेरे कातिलों को तो मैं मौत से बदतर भी सजा दूंगा, उसे ना बहुत ज़्यादा तड़पाऊंगा, मैं एक एक करके सुख चैन छीन लूंगा उन सब का। आखिरकार शादी शांति से संपन्न हो गई थी, और अगर रुद्र समय पर ड्रैगन को नहीं बुलाता तो शायद रुद्र का पूरा टाइम बस अपनी फैमिली को बचाने में ही चला जाता और वो अपने भाई की शादी इंजॉय भी नहीं कर पाता, और किसी को भी कुछ भी खतरा हो सकता था। अभी उसने कहा कि अपने भाई की शादी इंजॉय ही की थी कि तभी उसकी नज़र तो अभी किट्टू की तरफ ही घूम गई थी। किट्टू जानबूझकर ऐसी जगह पर बैठी थी जहाँ पर रुद्र की नज़र उस पर ना पड़े। अगर रुद्र यही चाहता था कि वो उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, उसकी ज़िंदगी से चली जाए, तो किट्टू भी अब डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो रुद्र से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और अब रुद्र को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। थोड़ी ही देर के बाद विदाई होने लगी थी। सीमा जी ने भी नव्या को बहुत ही प्यार से विदा कर दिया था। जब वो उसे गाड़ी में बैठा रही थी तो नव्या के गालों को बहुत ही प्यार से हाथ लगाकर बोलती हैं कि किसी के भी कुछ भी कहने से तुम अशुभ नहीं हो जाओगी बेटी, तुम ना बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। अगर तुम अपशगुनी होती ना तो हमें भी तो नुकसान होता, लेकिन देखो ना, जब से तुम हमारे घर पर आई हो ना, तुम्हारे पापा का बिजनेस दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की किया है, कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमें तुम्हारे आने से। कुछ भी उल्टा सीधा सोचकर गलत कदम कभी भी मत उठा
लेना, तुम हमारी बच्ची हो, हमारी। निहाल तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसका प्यार का सम्मान हमेशा करना। प्रताप फैमिली को अपनी फैमिली ही समझना। समझ गई ना नव्या? नव्या ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन उसके आंसू अभी भी रुक नहीं रहे थे। अंदर ही अंदर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। वो प्यार से बोलती है कि माँ, आप बहुत अच्छी हो। नव्या के मुंह से माँ सुनकर सीमा को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि नव्या कभी कभी सीमा को माँ बोलती थी। सुरेश जी ने भी नव्या के सिर पर बहुत ही प्यार से अपना हाथ रखकर उसे विदा किया, और तभी अवनी ने भी अपने आंसुओं को पोंछा और बोली कि अरे रो क्यों रही हो तुम, मेरे साथ ही तो रहोगी, हम दोनों ही साथ में रहेंगे एक ही घर में, तो रोने की क्या ज़रूरत है। नव्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और फिर नव्या की गाड़ी वहाँ से चली गई थी। उनके जाते ही संजय ने भी सबसे विदा ली और अपने परिवार के साथ साथ वो भी वहाँ से चला गया। करीब 1 घंटे के बाद संध्या नव्या और निहाल की आरती उतार रही थी। दोनों के चेहरे पर इस वक्त मीठी सी मुस्कुराहट थी। संध्या ने भी नव्या का बहुत ही प्यार से स्वागत किया और फिर उसे अवनी के साथ उसके कमरे में भेज दिया। फाइनली सब सिटिंग एरिया में जाकर बैठ गए थे, क्योंकि सच में पूरा परिवार बहुत ज़्यादा थक गया था। इस वक्त सब इधर उधर बैठे हुए थे। संध्या भी संजय की तरफ देखकर बोलती है कि चलो आप भी जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, थक गए होगे ना, मम्मी पापा तो कब के जाकर सो चुके हैं। संजय ने भी संध्या की तरफ देखा और फिर थोड़ा सा हैरानी से रुद्र की तरफ देखकर कहा कि किट्टू कहाँ है। रुद्र के रोंगटे तो एकदम से खड़े हो गए थे। उसने भी थोड़ा सा बातों को घुमाते हुए कहा कि वो कुछ दिन के लिए अपने मम्मी पापा के घर पर रहकर आएगी। उसने कहा है कि उसे थोड़ा सा वहाँ पर रहकर आना है। इतना कहकर रुद्र भी जल्दी से सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर जाने लगा कि तभी संजय का फ़ोन रिंग करने लगता है। संजय ने भी अपना फ़ोन रिसीव किया तो सामने से आवाज़ आती है कि सर, लंदन वाला प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। और ये सुनते ही संजय ने बहुत ही ज़्यादा हैरानी से कहा कि क्या बात कर रहे हो तुम, ये प्रोजेक्ट तो मैंने नील को हैंडल करने के लिए दिया था ना, तो फिर ये कैसे हो सकता है। जैसे ही संजय ने नील का नाम लिया, नील, रुद्र, शुभ और निहाल अपने पापा की तरफ देखने लगते हैं। तो संजय ने भी फ़ोन की तरफ देखा और फ़ोन को कट किया और फिर नील की तरफ देखकर कहा कि तुमने लंदन वाला प्रोजेक्ट नहीं देखा है क्या? मुश्किल से हमारे पास 4 से 5 प्रोजेक्ट ही हैं जो इंडिया से बाहर हैं, उसमें भी तुमने इतनी ज़्यादा ढील कर दी, ऐसा कैसे कर सकते हो नील। नील बोलता है कि पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तमिलनाडु वाले प्रोजेक्ट में लग गया था और फिर लंदन वाला प्रोजेक्ट तो मेरे ध्यान से ही निकल गया। सॉरी पापा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही लंदन के लिए निकलता हूँ। संजय ने थोड़ा सा गुस्से में कहा कि नील, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। एक तो तुम और रुद्र ही हो जो मेरा बिजनेस को आगे लेकर जाओगे, बाकी तो मुझे किसी से भी कोई उम्मीद ही नहीं है। इतना कहकर संजय ने भी निहाल और शुभ की तरफ घूर कर देखा तो निहाल भी चुपचाप से खड़ा हुआ और फिर बहुत ही मासूमियत से बोलता है कि मेरी आज ही शादी हुई है पापा, मुझे नव्या के पास जाना चाहिए, तो मैं तो अब अपने कमरे में जा रहा हूँ, वो भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी ना। इतना कहकर निहाल तो चुपचाप से ऊपर की तरफ खिसकने लगा, क्योंकि वो जानता था उसके पापा अब उससे सच में बहुत ज़्यादा डांटेंगे। तो संध्या बोलती है कि पिटाई कर दूंगी तेरी, चुपचाप से नीचे आ, अभी तो तू उसके पास नहीं जा सकता है बिल्कुल भी, जाकर अपने पापा के कमरे में सो जा, समझा तू। कल कुछ रस्में होंगी, उसके बाद ही तू उसके पास जा सकता है। निहाल ने भी बच्चों सा मुंह बनाकर अपनी माँ की तरफ देखा और बोला कि तो फिर अपने पति से कहिए ना कि मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना सुनाए, डायरेक्ट ही सुना दे। संध्या ने भी संजय की तरफ देखा और बोली कि इसे छोड़ दो आज, बाकी को तीनों को जितना सुनाना है सुना लो आप। संजय भी गुस्से में खड़ा हुआ और बोला कि मैं तो किसी को भी कुछ भी नहीं सुना रहा हूँ, अकेले मेरी ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस संभालने की। चार चार जवान लड़के हैं मेरे सिर पर, लेकिन बिजनेस की किसी को भी नहीं पड़ी है, सब कुछ अकेले मैं ही करूँ। अरे मैं अकेला ये सब कुछ संभाल रहा था, इन चारों से नहीं संभल रहा है। इतना कहकर संजय तो अपना चश्मा ठीक करता हुआ वहाँ से चला गया था। वहीं नील ने भी संध्या की तरफ देखा और कहा कि मैं कल जाऊँगा माँ, आप प्लीज़ परेशान मत होइए, आप प्लीज़ पापा से कह देना, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, जाकर आराम कर लेता हूँ। इतना कहकर नील भी सीढ़ियों से होता हुआ सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगा। तो वहीं रुद्र भी खड़ा हुआ था और खुद में ही सोच रहा था कि आज से पहले तो कभी भी लंदन वाले प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आई थी, फिर अचानक से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कैसे आ गई। कहीं ये सब कुछ बलवंत राय तो नहीं कर रहा है।
नील भी सीधा अपने कमरे में आ गया था। अवनी इस वक्त बिना चेंज किए ही बेड पर लेटी हुई थी, क्योंकि सच में वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। उसने भी अपने देवर की शादी में बहुत ज़्यादा काम कर लिया था और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा डांस भी किया था। नील भी सीधा आया और उसने भी अपना सर अवनी की गोद में रख लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। अवनी के हाथ अपने आप ही नील के बालों में एकदम से चलने लगते हैं और वो बहुत ही प्यार से नील को देखने लगती है। अवनी बोलती है कि क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा थक गए हो क्या? नील ने कहा कि हाँ, और क्या, थकूंगा नहीं क्या? अपने ही भाई की बारात लेकर जाना और फिर उसे सही सलामत घर लेकर आना आसान बात थोड़ी ना होती है। अवनी ने भी बहुत प्यार से मुस्कुराकर कहा कि अच्छा, तुम कौन सा अपने कंधे पर उठाकर लेकर गए थे उसकी बारात को? नील बोलता है कि यार, हर बात काटनी जरूरी है क्या? कभी कभी कुछ बोलता हूँ तो फिर कभी कभी सुन लिया करो ना। अवनी बोलती है कि अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से चेंज कर लो और फिर सोते हैं, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। नील बोलता है कि अवनी, मुझे कल ही लंदन जाना होगा। यह सुनकर तो अवनी का मुंह बन गया था। उसने भी नील के बाजू पर हल्का सा मारा और बोले कि इसीलिए इतना प्यार आ रहा है ना? नील ने भी अपनी आंखों को खोलकर अवनी की तरफ देखा और बोला कि यार, जाना ज़रूरी है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी हमें सही करनी पड़ेगी। अवनी भी नम आंखों से नील की तरफ देख रही थी। फिर वो बोलती है कि ठीक है, तो चले जाओ ना, मुझे क्या बता रहे हो, कब तक आओगे तुम? नील बोलता है कि कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे। अवनी भी थोड़ा सा हैरानी से बोलती है कि रह लोगे तुम मेरे बिना 15 दिन? नील ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो अवनी बोलती है कि तो ठीक है ना, फिर मुझे भी लेकर चलो। नील बोलता है कि अभी अभी नव्या इस घर में आई है, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो फिर क्या ही सोचेंगे कि जाना तो उसे और निहाल को चाहिए था और जा तो मैं और तुम रहे हैं। अवनी बोलती है कि यार, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेगी। और रही बात उन दोनों की जाने की, तो फिर निहाल और नव्या को भी भेज दो ना, दोनों का हनीमून भी हो जाएगा और फिर काम भी हो जाएगा। नील बोलता है कि कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन माँ नहीं भेजेंगी। नील की बात सुनकर अवनी बोलती है कि अरे क्यों नहीं भेजेंगी, वो ज़रूर भेजेंगी। नील ने कहा कि जब तुम शादी करके इस घर में आई थी, तुमने कितने सारे रीति रिवाज को फॉलो किया था ना। अवनी भी अपनी शादी के वक्त को याद करते हुए बोलती है कि हाँ, बहुत सारे, पता नहीं कहाँ कहाँ पर मंदिर लेकर गई थी माँ मुझे, और पूजा पाठ भी किया था और बहुत सारी रस्में भी की थी मैंने। नील बोलता है कि एग्जैक्टली यही सब कुछ नव्या को भी तो करना पड़ेगा ना। एक हफ्ते से पहले तो मम्मी नव्या को कहीं पर भी भेजने वाली नहीं है, इसीलिए मुझे ही जाना पड़ेगा और फिर जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अवनी बोलती है कि अच्छा, तो ठीक है ना, फिर मुझे भी लेकर चलो। नील ने कहा कि कल ही तो जाना है, इतनी जल्दी सब कुछ अरेंज नहीं हो पाएगा। अवनी का मुंह एकदम से बन गया था। नील ने भी अवनी का सर अपने सीने पर रखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है ना, उसके बाद तो वापस आ ही जाऊंगा तुम्हारे पास। फिर मैं और तुम कहीं बाहर घूमने के लिए चलेंगे। अवनी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन तो बिल्कुल भी नहीं था नील से दूर जाने का, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी नील उससे दूर जाए। और तभी नीचे से संध्या की आवाज़ आती है कि नील, नील नीचे देख, तेरे दादाजी को क्या हो गया है, जल्दी से आओ नीचे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आखिरकार क्या प्रॉब्लम है रुद्र और नील के साथ, और क्या होने वाला है इस कहानी में? क्या रुद्र सच में कर देगा किट्टू को खुद से दूर, या फिर आएगा कहानी में एक नया ट्विस्ट? देखते रहिए दर्द से मोहब्बत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।